IS 8 में आता है पॉलिसी एस्टिमेट फॉर एरर। पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? रूल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशन, गाइडलाइन, पूरा एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जिसमें वो बताता है कि आपने क्या क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रिवोल्यूशन मॉडल पढ़ा, रिवोल्यूशन मॉडल में वो कहते थे एलिमिनेशन मेथड है, पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करो ताकि एसेट कैरिंग अमाउंट पे है, फिर वो कहता है फिर वैल्यू कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो, जो आंसर आएगा उसकी सरप्लस या लॉस की एंट्री करो, फिर वो कहता है लॉस है तो सरप्लस देखो, सरप्लस है तो लॉस देखो, फिर वो कहता है सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, फिर वो कहता है इसकी एंट्री करो और लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है तो उसकी एंट्री नहीं करनी। ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइन, एक पैटर्न है, एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है जो बताई जाती है कि आपने ऐसे 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 करना है। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड बताता है कि आपने कैसे अडॉप्ट करनी है और इसमें कंपेरेबिलिटी का ख्याल रखना है। कंपेरेबिलिटी क्या है? लेट्स से कि आप 2020 में करने हैं, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो 2019 में फिगर्स आ रहे हैं तो उसमें भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होना चाहिए। ये एडॉप्ट लिस्ट को अप्लाई करना लिखते हैं कि हम जो अप्लाई करते हैं पॉलिसी एज पर स्टैंडर्ड करते हैं, और ये जो अप्लाई करनी है इसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। जो रिजल्ट आपका इस साल में जिस पॉलिसी की बेस पे है कंपैरेटिव, उससे एग्जैक्टली पिछले साल के रिजल्ट भी उसी चीज के ऊपर होने चाहिए। जी, चेंज की बात कभी कभी चेंज स्टैंडर्ड कहता है, जब स्टैंडर्ड कहेगा फिर सारे इंस्ट्रक्शन देगा कि चेंज के साथ क्या क्या करना है। कभी कभी आप वॉलंटरी करते हैं अपनी मर्जी से, आपको लगता है कि यार मैं बस इसको अप्लाई करता हूँ, इसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? आप एक एसेट पे स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं पिछले 10 साल से, लेट्स से 1/1/11 से, आज आप खड़े हैं 31/12/20 पे, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपने इससे आगे जाना है। रेट्रोस्पेक्टिव कहता है कि भाई जान इस साल में भी अप्लाई करें इसको, जो पॉलिसी चेंज की आपने, ऑनवर्ड भी अप्लाई करें, और प्रीवियस ईयर में जहां तक पॉसिबल है अप्लाई करें। और पॉसिबिलिटी का मतलब डाटा के साथ, लेट्स से 11 तक डाटा कंपनी 1/1/5 पे बने, 11 तक डाटा अवेलेबल है वहां तक कर लेंगे। लेट्स से डाटा अवेलेबल 1/1/13 से, तो जहां तक डाटा अवेलेबल है वहां तक अप्लाई कर लेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो चेंज आया है वो इस साल भी अप्लाई करेंगे, पिछले साल भी, इससे ऑनवर्ड तो अप्लाई करेंगे करेंगे, और पीछे जहां तक हम अप्लाई कर सकते हैं वहां तक अप्लाई कर रहे होंगे।
इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, 2-3 एग्जांपल्स लिख लेते हैं। कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, FIFO, वेटेड एवरेज मेथड, ये कुछ पॉलिसीज की एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो एक काम की बात है कि ये है क्या और इसमें अप्लाई कैसे। बाकी ये दोनों चीजें थ्योरेटिकली हैं कि हाँ जब इसको अप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से करना है और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। चेंजेस जब हमने पॉलिसी मतलब पॉलिसी का चेंज या स्टैंडर्ड कहेगा या आप वॉलंटरी कर सकते हैं, उसके बाद जब आपने इसको अप्लाई करना है, इस साल में भी अप्लाई करना है, ऑनवर्ड तो करना ही करना है और पिछले ईयर तक जहां तक पॉसिबल है वहां तक जाके अप्लाई करना है। इस ये जो मैंने इंग्लिश की लाइन लिखी है इसका मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकेबल या जहां तक प्रैक्टिकेबल है, जहां तक प्रैक्टिकेबिलिटी है वहां तक अप्लाई करना। जी दोस्तों, किसी को गलती से पॉलिसी समझ आ गया तो बता दे। हाँ जी, जी सर क्लियर है। लिखते दोनों लास्ट गलती वाला से पॉइंट समझ आ रिपीट कर दे सर। अभी दोबारा आ जाएगा, दोबारा रिपीट कर। अब हम आते हैं एस्टिमेट्स के ऊपर। अगर आपको याद हो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। डेप्रिशिएट कैलकुलेट करने में रेट यूज कर लिया, यूजफुल लाइफ यूज कर ली, रेजिडुअल वैल्यू यूज कर ली, क्या जजमेंट्स, क्या थी जजमेंट्स। इन जजमेंट्स को कहते हैं दोस्तों estimate। ये जजमेंट्स किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकते। इसकी जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या है कि भाई आप जिस साल पे खड़े हो इस साल में तो आपने अप्लाई करना ही करना। इस साल में तो आपने अप्लाई करना ही करना है, प्लस आपने ऑनवर्ड भी अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे पहले आपके पास एक एसेट है 1 लाख का, एक लाख का एसेट है जी, रेजिडुअल वैल्यू है 10,000, यूजफुल लाइफ है 9 साल। तो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। 90, 10,000 आ गई डेप्रिसिएशन। ये मैंने स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट की। अब उन्होंने कहा जी रेट है 10%, अब और मेथड करते हैं रिड्यूसिंग वेरिएंस मेथड। अब मैंने इस काम को इस साल जिस साल में मैं खड़ा हूं उसमें तो करना ही करना, उससे ऑनवर्ड तो करना ही करना। ये दो चीजें तो फिक्स है, जिस साल में खड़ा हूं उस साल में भी मैंने करना है और जिस साल में मैं खड़ा हूं उससे ऑनवर्ड वाले ईयर्स में भी करना है। प्रोस्पेक्टिव में प्रीवियस ईयर्स में जाके अप्लाई नहीं करना। रेट्रोस्पेक्टिव में प्रीवियस ईयर्स में जहां तक पॉसिबल है वो आपने करना है अप्लाई। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें, आपको याद होगा बैड डेट्स की प्रोविजन के लिए आप परसेंटेजेस सिलेक्ट करते हैं। आप इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं जिसमें आप वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन सेल, वैल्यू इन यूज में अगर आप देखें तो सारे एस्टिमेट इतनी अर्निंग देगा, इतनी अर्निंग देगा, इतनी अर्निंग देगा। फिर आप डिफरेंट तरह की प्रोविजंस उसका जो भी मैकेनिज्म करते हैं, ये सब एस्टिमेट्स हैं।
एस्टिमेट क्या है? जजमेंट। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए एस्टिमेट्स क्या है, ये चीज, और इसने अप्लाई कैसे होना है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जी भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, और कोई गलती ना समझ तो नहीं आ गया? तो यार आना तो ये था क्या, एस्टिमेट, कल मैं पहले पहले मैं सुता है। हाँ सर ये प्रोविजंस, ये बैड डेट्स, ये इसके एस्टिमेट्स की सिर्फ एग्जांपल्स हैं हमारे कोर्स में। मैं कहता हूँ यार मैंने 1 करोड़ लेना, मुझे लगता है 3% बैड डेट हो जाएंगे, 3% कितना है? जजमेंट नहीं है? मुझे लगता है 5% वारंटी की प्रोविजन बनानी पड़ेगी, तो 5% कितना है? जजमेंट नहीं है, है ना? और दोस्तों बोल दे नहीं सोने। सर ये बताओ। हमारे कोर्स में ये प्रोविजंस हैं? वगैरह, ये एस्टिमेट्स के सिर्फ हमारे कोर्स में यही एग्जांपल्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई आपको चीज देख के पता नहीं लगता कि यार अच्छा आप एक यूजफुल लाइफ कैसे, यार इसकी लाइफ मुझे लगता है 10 साल चलेगा, ये 10 साल कहाँ से आपको लगा? जजमेंट ही लगा रहे हैं ना। मुझे लगता है यार 4 साल बाद कबाड़िया इसके इतने पैसे दे देगा, ये रेजुल है, वो कैसे कर रहे हैं? जजमेंट नहीं सारी। हम्म एक्सपर्ट्स जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जजमेंट्स देते हैं, वो क्या है? हम्म बोलो। हेलो, समझ गए? ठीक। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एरर्स पे। एरर्स देखो, मैं एरर का मतलब मिस्टेक है, आपको पता है, डबल एंट्री से लेकर बड़ी से बड़ी रिपोर्ट बनाने तक आपको पता है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ओके, अब सवाल ये है कि मैं 31 दिसंबर 2020 पे खड़ा, अगर गलती का पता मुझे इधर ही चल गया, ये तो मैं ठीक कर लूंगा। इसका मतलब पंगा ये है ही नहीं, पंगा ये है ही नहीं, पंगा है इससे पीछे का। ये तो इधर ही मैं खड़ा हूं, इधर ही गलती का पता लगा, इधर ही मैंने ठीक कर ली। बात कर रहे हैं पिछले टाइम, क्या आज आप 2020 में खड़े हैं, 2016 से लेकर ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन 15 सालों पे बुक हो रही है, हमने तो इसकी लाइफ 10 साल की थी, गलती चल, कोई एंट्री करनी थी एंट्री नहीं की, रेट कोई और लगाना था कोई और लगा लिया, वट पिछले ईयर्स में कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक हुई पड़ी। ये एरर इंटेंशनल भी होते हैं, अनइंटेंशनल भी होते हैं। अनइंटेंशनल, ज्यादा अनइंटेंशनल होते हैं, जब हम इंटेंशनल की तरफ जाते हैं तो ये फ्रॉड भी कहलाते हैं। खैर, आपको इस टाइम में आप खड़े हैं, आपको पीछे पता चल गया एक गलती, कभी कभी गलतियां इस तरीके से होगी, फलाने साल में जाके एक ही गलती है, कभी गलती इस तरीके से होती है। अब ये देखो, ये गलती इस तरीके से ही हर साल आगे चलती रहेगी। ये एरर्स हैं, हम इस साल में खड़े, इस साल में गलती हुई, पता लगा, हमने उसको ठीक कर लिया। पिछले साल में गलती या तो किसी स्पेसिफिक ईयर में हो सकती है जाके, या कोई ऐसी गलती है जो ऑनवर्ड भी चलती आ रही है। अब ये मिस्टेक किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे अभी मैंने आपको ये 10 और 15 की एग्जांपल दी, ये एस्टीमेट लगाने में गलती हो गई, पॉलिसी में स्टेट लाइन लगाना था, हम रिड्यूसिंग लगा के बैठे हुए हैं, वट एवर, कोई मैथमेटिकल गलती हो गई, तो ये मेरी मिस्टेक्स ज्यादातर अनइंटेंशनल होती है, जो इंटेंशनल होती है तो फ्रॉड कहते हैं, बट है तो वो भी गलती, हमने तो करेक्ट करना है।
ये भी दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव है। यहाँ पे मैं करूँ, यहाँ पे मैं ठीक करूंगा, ऑनवर्ड भी ठीक करूंगा, इसने प्रीवियस पीरियड में जाके भी ठीक होना है। इट मींस हमारे पास दो चीजें हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव है, एरर एंड पॉलिसी, और एक चीज है एस्टिमेट जो प्रोस्पेक्टिव है, इस साल और इससे ऑनवर्ड आपने उसको ठीक करना है। एक चीज तो ये होगी। प्रीवियस ईयर में जाते हुए यहाँ पे ना एक बात का ख्याल रखें, क्या ये वाली चीज मटेरियल है फिर तो ठीक है, ओके करो जो कर रहे हो करो। अगर ये मटेरियल है फिर स्टैंडर्ड कहता है यार हमें पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाके खराब करोगे, इसको इसी करंट ईयर में ठीक कर लो। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जाके जब मैं उन चीजों को ठीक करने लगा हूँ, तो उससे मेरी बहुत सारी चीजें हिलेंगी। और ये मैंने किसके लिए करना है? अगर आपको लगता है मेजर मिस्टेक है, अगर लगता है कि यार मेजर मिस्टेक नहीं है, हल्की फुल्की है, वो कहता है करंट ईयर में ही कर दो बस। इट मींस रेट्रोस्पेक्टिव एरर में जाते हुए आपने मटेरियल और इमटेरियल को ना देखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने जब ओपनली कहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये मटेरियल है, मैंने रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस इसको जाके ठीक करना है, और ये मटेरियल नहीं है इमटेरियल है, तो उसको करंट पीरियड में ही ठीक करना है। और ये एक कॉन्सेप्ट है जो स्टैंडर्ड में मेंशन है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो स्टैंडर्ड कहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि भाई इसको तो मेजर कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं। जी भाई, हाय हाय नहीं तकदीर, पॉलिसी एरर। हम्म जबरदस्त हो गया सर। ना कर इतनी तारीफ, जालमा कोका कोला पिला दे, इतनी ज्यादा तारीफ यार, ऐसे तो ना कर यार, दिल तो ना तोड़ यार। अच्छा जी, डिविडेंड्स को लेकर कुछ बातें। डिविडेंड को लेकर आपको याद होगा मैंने आपको एंट्रीज करवाई, रिटेन अर्निंग डेबिट, पेबल क्रेडिट, फिर पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, हमने चेंजेस इन इक्विटी में एंट्री की। कुछ चीजें डिविडेंड को लेकर ध्यान में रखें। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ये नॉर्मली कैश डिविडेंड होगा। ये नहीं अज्यूम कर लेना कि अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पैसे पूसे नहीं है तो शेयर दे देते, नहीं, नॉर्मली डिविडेंड कैश डिविडेंड होगा। फिर नॉर्मली इंटरम और फाइनल, देखें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कुछ नहीं मेंशन तो ये है, इंटरम और फाइनल के बारे में कुछ नहीं मेंशन तो फाइनल है, इंटरम और फाइनल के बारे में कुछ नहीं मेंशन तो फाइनल। और हमें ये पता है ये वाली बात कि डिविडेंड को हमेशा रिटेन अर्निंग से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से, P&L से नहीं। तो डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा नॉर्मली कैश डिविडेंड होगा, और इंटरम और फाइनल में से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये क्या होगा, ये फाइनल डिविडेंड होगा। प्लस हमेशा याद रखना कि डिविडेंड रिटेन अर्निंग से निकलता है, और रिटेन अर्निंग कहाँ पे होती है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कभी भी इसकी P&L में एंट्री नहीं करें। मानूर तो क्या अगर पूछ नहीं रही हो? बताया, तो अगर ये नहीं नहीं बताया पता कैश, भाईजान, इसी उसी सिलसिले में तो बता रहा हूँ। उसने कहा डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, बस उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कैश डिविडेंड है, बोनस डिविडेंड है, क्या करना है, शेयर देने हैं, पैसे देने हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये डिफॉल्ट होगा कि ये कैश डिविडेंड है। दूसरा, इंटरम और फाइनल का उसने कुछ नहीं मेंशन किया हो तो ये डिफॉल्ट होगा, ये फाइनल डिविडेंड है। तीसरा, इसने हमेशा हमेशा हमेशा
रिटेन अर्निंग से जाना है, और रिटेन अर्निंग कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से नहीं। जी भाई। जी दोस्तों, थर्ड पॉइंट सर। रिटेन अर्निंग जैसे अभी मैंने चेंजेस इन इक्विटी करवाया, जैसे हमने चेंजेस इन इक्विटी में किया, उसमें क्या किया था कि रिटेन डिविडेंड कहाँ से पे होता है, रिटेन अर्निंग से। अब उसका पेमेंट का सीक्वेंस होता है, पहले रिडीमेबल, फिर इरिडीमेबल, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स, बट पे कहाँ से होना है, रिटेन अर्निंग से। और रिटेन अर्निंग कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में भी आ रही होती है, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, बट आपने इसकी जो एंट्री है, इसकी जो ट्रांजेक्शन है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से करें। अब हमें पता है जो नॉर्मली डिविडेंड है, कैश डिविडेंड है, फाइनल हो या इंटरम, इसके जो एंट्रीज हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट, पेबल क्रेडिट, पेबल डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। डिविडेंड के मद में शेयर्स भी दिए जाते हैं, और ये भी फाइनल या इंटरम कोई भी हो सकता है। इसकी एंट्रीज अगर आप याद करें, मैंने आपको चेंजेस इन इक्विटी पढ़ते हुए क्या बताया, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रीमियम पड़ा है तो प्रीमियम से जाएगा, वो नहीं पड़ा तो रिटेन अर्निंग से। अगर प्रीमियम से ज्यादा कुछ बचता है तो वो रिटेन अर्निंग से, यानी कि या ये या दोनों। अगर उसने मेंशन कर दिया कहाँ से निकालना है, तो आप वहीं से इसको डिडक्ट कर रहे हो। तो IAS 8 में ये चीजें हैं। प्लस आपको बता दो कि डिविडेंड की आपने कैलकुलेशन कैसे करनी। कभी कभी वो डिविडेंड कहेगा जी ₹1 पर शेयर, तो जितने शेयर्स आपके पास है उससे इस प्राइस को मल्टीप्लाई कर। हमेशा ये ₹1 क्वांटिटी ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा 10% ऑफ डिविडेंड, 10% हमेशा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा। और अमाउंट आपको पता है कैसे आती है, फेस वैल्यू इनटू क्वांटिटी। तो डिविडेंड आप इन दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब पर शेयर हो, इसने हमेशा क्वांटिटी ऑफ शेयर से होना है। जब परसेंटेज हो, इसने हमेशा शेयर कैपिटल की अमाउंट से। और अमाउंट आपको पता है फेस वैल्यू होती है, वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुई थी तो अमाउंट आ रही होती है। आपने ये परसेंटेज उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करनी है। ये जो मैंने एंट्रीज बताई हैं, समझाई हैं, कि कैश हो या शेयर्स हो, कब होंगी, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, तब हमने एंट्रीज पास करना शुरू कर देनी है, एंट्रीज पास करनी है। इसके साथ IAS 8 में जो थियोरेटिकल है वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। हो गया सर बस आखिर में IAS 8 रिव्यू करवा दें जो आपने पढ़ाया। तो सर हाले तो पार्टी शुरू हुई है, हाले तो मैं थियोरेटिकल दस से, अभी तो इसमें जादू होना बाकी है। जी भाई, गलती से IAS 8 में आज जितनी चीजें हैं, किसी को समझ आ गई हो तो बता दें। जी सर, क्लियर है सर। देखा यॉर्निंग हो रही है, लेकिन अब मैं जीत गया हूँ, 6:30 हो गए हैं। 5 से 7 नहीं, 5:15 शुरू की थी, बस क्लास पढ़ाते पढ़ाते 35 मिनट हो गए। अब तो मैं हिम्मत कर चुका हूँ, अब तो खत्म करके उठूंगा। ये जी आपको IAS 8 में जो जो ध्यान में रखना है वो सारा ये है। अब आपको मैं मिलवाता हूँ एक कमाल किस्म के फॉर्मेट से
इंशाल्लाह इससे क्या होने वाला है, इससे आपकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब क्या इस बात का, मतलब इस बात का ये है, कोई भी सिनेरियो मैथमेटिकली जब होगा, आप अगर ये मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि IS-8 तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है। ओके, द ओनली थिंग जो हमने कैलकुलेट करनी है, मेन चीज, पॉलिसी हो, एरर हो, एस्टिमेट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज कैलकुलेट इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। हर साल लेट से 12, 13, 14, 15, 16 पीछे एरर हुआ, पॉलिसी का चेंज आया, जाहिर एस्टिमेट तो इस साल से आगे की बात करता है, हम प्रीवियस ईयर की बातें कर रहे हैं, तो एस्टिमेट पॉलिसी और एरर है। हर साल में, हर साल कितना, कितनी अमाउंट ऐसी है जिसने प्रॉफिट को बढ़ाया या कम किया। ये कैलकुलेट करने की गारंटी मुझे दे दें, IS-8 का सवाल 100% हल होने की गारंटी मैं दे दूं। तो आपने क्या करना है कि यार हर साल में जो भी एरर था, जो भी पॉलिसी का चेंज था, मिसाल के तौर पे 100 रुपए की एसेट की वैल्यू थी, 10 साल लाइफ पे डिवाइड हो रही थी, 10 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी पिछले 5 साल। हालांकि ये 20 साल पे डिवाइड होना चाहिए था, 25 डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। तो मैं क्या कहूंगा जी, हर साल 5 रुपए की डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी तो 5 रुपए का प्रॉफिट हर साल बढ़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप जादू देखते जाए। इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अगर इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है टैक्स भी बढ़ेगा, और ये नेट ऑफ टैक्स, 3 कॉलम, ये आगे आसान है। मेन क्या है, इसको कैलकुलेट करना, और इसमें एक चीज नहीं, मल्टीपल चीजें भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे 2 पॉलिसी चेंज हुई हैं, 2 एरर आए हों, तो यहाँ पे 3, 4 हर साल में 3, 4, 5 फिगर हो सकती हैं। हम बात करें नेट फिगर की, सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। जब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन से कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर, जिस साल में हम खड़े हैं वो पहले लिखेंगे, और ये पिछले साल, उसके हम उन दोनों ईयर्स के प्रॉफिट्स लिख लेंगे जो सवाल में होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दोनों के टैक्स लिख लेंगे। अब यहां से कंपैरेटिव पहला साल और कंपैरेटिव ईयर, जो चीजें इनकम को आगे बढ़ा रही हैं, कम कर रही हैं, वो आगे इनकम में प्लस माइनस कर देंगे। जो चीजें टैक्स को कम या ज्यादा कर रही हैं, वो टैक्स में आके कम या ज्यादा कर देंगे। मेरे पास इस साल का और पिछले साल का प्रॉफिट आ जाता है। मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा, कंपनी नेम, स्टेटमेंट का नेम, एक्सट्रैक्ट लिखना फर्ज है दोनों जगह पे, फॉर द ईयर एंड डेट। और ये जो दो मैंने बनाए, दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2003 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2002 का, ये यहां से उठ के यहां आ जाएंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जिस साल की मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, उसका ये जो प्रीवियस ईयर है, इसके ब्रॉड डाउन से शुरू होगी। यानी कि जिस साल में मैं खड़ा हूँ, जो मेरा पिछला साल है कंपैरेटिव ईयर, उसके ब्रॉड डाउन से स्टार्ट होगी। अब इस ब्रॉड डाउन को मैंने रीस्टेट करना है, कैसे, जितने साल हो गए, देखो मैं ये और ये पुट कर चुका हूं यहाँ पे। इसका मतलब मैंने जो चेंजेस इन इक्विटी में लेकर जाना, वो नेट ऑफ टैक्स लेकर जाना, इससे ऊपर जितने हैं सबका टोटल करूंगा, और उसको उठा के यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट कर दूंगा, रीस्टेटेड आ गया, फॉर द ईयर प्रॉफिट, फॉर द ईयर प्रॉफिट। यहाँ पे इस चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड्स भी हो सकते हैं, और चेंजेस इन इक्विटी में जो जो होता है, डिविडेंड्स की बात नहीं करते फिर, चेंजेस इन इक्विटी में जो जो होता है सब यहाँ पे हो सकता है। हम सिर्फ IS-8 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि इस साल के पिछला जो साल है उसके ब्रॉड डाउन से स्टार्ट करेंगे, ये फॉर द ईयर प्रॉफिट यहाँ पे ले आएंगे, और ये वाली जो फिगर है
2 सालों को एडजस्ट कर चुके हैं उससे ऊपर, क्योंकि 2001 साल में खड़ा हूँ कंपैरेटिव है, उससे ऊपर जितने साल हैं सबका टोटल करूंगा। अगर वो प्रॉफिट में ऐड होने वाली चीजें तो यहाँ पे ब्रॉड में आके ऐड कर दूंगा, लेस होने वाली चीजें तो आके लेस कर दूंगा। देन मैं आऊंगा बैलेंस शीट में। अब ये जो इनकम या एक्सपेंस कम या ज्यादा हुआ, यहाँ पे इनकम या एक्सपेंस, लेट्स से एक्सपेंस कम हुआ, डेबिट क्या हुआ, एसेट। अब ये एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर, जिसका हमने ट्रीटमेंट समझ लिया। एसेट होता है एज एट। एसेट से क्या मुराद, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एसेट का टी अकाउंट बनाता हूँ, ब्रॉड ऑन है 10 रुपए, इस साल ऐड हुआ 5, कैरेड ऑन 15, ब्रॉड ऑन 15। इट मींस ये अगर 11 है साल, अगले 12 साल में भी ये 5 शामिल है। इट मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब किसी एक साल में ऐड होंगी तो अगले हर साल में जाएंगी। 10 2001 में ऐड हुआ तो जितने साल हैं सब में, 2002 में 15 ऐड हुआ तो सब में। इसी तरीके से लायबिलिटीज, ये मैंने टी अकाउंट बनाने लॉजिक बता दी कि जब किसी एक साल में टी अकाउंट में वो ऐड होता है तो हर दफा आगे कैरिड ऑन ब्रॉड ऑन में शामिल रहता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके की वर्किंग कर सकते हैं कि जो एक फिगर 2001 में है तो 3 4 5 6 सब में जाएगी। इसी तरीके से लाइबिलिटी में जो फिगर एक जगह पे है वो 2003 4 5 6 सब में जाएगी। तो दिस इज द फ्लो। आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ईयर वाइज सबको लिख लेना कि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ। हमें नेट फिगर चाहिए, फिर इस पे टैक्स चाहिए, फिर नेट ऑफ टैक्स चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में ये 2 साल की फिगर्स पुट कर देंगे। चेंजेस इन इक्विटी में 2 साल से ऊपर जितने हैं उसका टोटल आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की और कंपैरेटिव ईयर की बनाएंगे। जो चेंजेस इन इक्विटी है हमारे कंपैरेटिव ईयर के ब्रॉड डाउन से स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो अपडेटेड प्रॉफिट्स आए हैं वो चेंजेस इन इक्विटी में आ जाएंगे। और एसेट्स और लायबिलिटीज चूंकि एज एट हैं, जब ये किसी एक साल में ऐड होंगे तो आगे के जितने ईयर्स हैं उसमें भी ये फिगर शो हो रही होगी। दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट से इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा। एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करती है दैट इज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जब स्टॉक की बात होती है, देखें इसके लिए सिंपल आप क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। लेट्स से 100 10 15 5। मैं कहता हूं 2011 5 का क्लोजिंग स्टॉक, 2 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक कम हो, ये हो जाएगा 78। अब 2 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ 11 में तो 2 रुपए से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। अब जब मैं 12 में जाऊंगा तो ये 2 रुपए ओपनिंग स्टॉक भी है। क्लोजिंग कम हुआ तो अगले साल का ओपनिंग भी कम होगा। 12 में 2 रुपए से जाके ये प्रॉफिट बढ़ा देगा। जैसे 15 3 8 15 23 3 20, यहाँ पे 100 80, यहां से देखेंगे बढ़ा दिया। तो जब जब एक साल में लेट्स से फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक जिसका ताल्लुक, क्लोजिंग स्टॉक का ताल्लुक एसेट के प्रॉफिट के साथ क्या है, डायरेक्ट है, कि जब ये कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। ये नेक्स्ट ईयर में जाके ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा और इसका अपने क्लोजिंग स्टॉक का इशू भी होगा, बट ये अगले साल में जाके ओपनिंग स्टॉक भी बनेगा और इसका ताल्लुक प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जब ये कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, क्लोजिंग कम हुआ तो
प्रॉफिट बढ़ा था। ये क्लोजिंग स्टॉक का जो रिलेशन है प्रॉफिट के साथ, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, जैसे यहाँ पे हुआ। अगले साल में ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, इसने जब कम होना है, इसका ताल्लुक है इनडायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक कम होने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एक साल में जब क्लोजिंग स्टॉक होगा तो अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक भी होगा। अब हम IAS 8 को लेकर सारी डिस्कशन हो जाती है क्लोज।